हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 9 बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। और आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आज हम ये 3 टॉपिक्स जो है एनसीईआरटी के कवर करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये 1 आवर से थोड़ी क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो लेक्चर शुरू करने से पहले ध्यान देने वाली बातें, आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, पेन एंड कॉपी होने चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर सके, नोट कर सके, नोट्स बना सके। सेकंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। नाउ Chapter 9 Biomolecules. There is a wide variety in living organism in our biosphere. ठीक है, अब बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अलोंग विद द पार्ट्स ऑफ लैंड, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, एयर में रहते हैं, वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो बायोस्फीयर इज इक्वल टू होल लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो बायोस्फीयर से बड़ा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस बायोस्फीयर में देर इज अ वाइड डाइवर्सिटी और वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। नाउ a question that arises in our mind is, are all living organism made up of the same chemicals? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे दिमाग में फिर ये क्वेश्चन आता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर में प्रेजेंट है, क्या सभी के सभी सेम केमिकल से ही मिलकर के बने हुए हैं? ठीक है, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। यहाँ तक बात समझ में आई? एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? जो इंडिविजुअल, जो वहां पे आपको पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी बायोस्फीयर में रहते हैं, क्या सभी के सभी सेम केमिकल कंपोजिशन से बने हुए हैं? दैट इज द क्वेश्चन। यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म। ठीक है, तो आपने जो है अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि एलिमेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं केमिस्ट्री में। If we perform such an analysis on plant tissue, animal tissue, or microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several others, and their respective content per unit mass of the living tissue. ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस क्या करें, परफॉर्म करें, किसमें करेंगे हम? प्लांट टिश्यू में, ओके, एनिमल टिश्यू में, एंड माइक्रोबियल पेस्ट में। जब हम माइक्रोब्स को क्या करते हैं, लैब में कल्चर करते हैं, ठीक है, वहां से ये माइक्रोबियल पेस्ट लेकर के हम क्या करेंगे, इनमें एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे। एलिमेंटल एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि इनमें जो है, इन टिश्यूज में कौन कौन से एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो है प्रेजेंट है, उसका पता लगाना, दैट इज द एलिमेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो जब हम ये तीनों में एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे तो हमको लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, एंड सेवरल अदर्स। ठीक है, रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। और ये सारे के सारे जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, इनका जो कंटेंट है, ठीक है, वो पर लिविंग टिश्यू के पर यूनिट मास के अकॉर्डिंग हम करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ if the same analysis is performed on the piece of earth's crust as an example of non-living matter, we obtain a similar list। ठीक है, अब सेम एलिमेंटल एनालिसिस हम कहाँ पे करेंगे? अर्थ क्रस्ट में करेंगे। ठीक है, और जिसको हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं एज अ नॉन लिविंग मैटर।
जैसे ये प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड माइक्रोबियल पेस्ट क्या हो जाएंगे, लिविंग मैटर हो जाएंगे, एनिमेट मैटर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो नॉन लिविंग मैटर है जिसको हम अर्थ क्रस्ट कह रहे हैं, उसमें हम एनालिसिस करेंगे तब भी हमको सिमिलर लिस्ट ही देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट? तो यहाँ पे दोनों लिस्ट में डिफरेंस क्या है, जो नॉन लिविंग मैटर है और जो लिविंग मैटर है उसमें। इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट। तो एब्सोल्यूट टर्म्स की अगर हम बात करें तो जो भी एलिमेंट्स नॉन लिविंग मैटर में देखने को मिल रहे हैं आपको और लिविंग मैटर में देखने को मिल रहे हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। All the elements present in sample of Earth's crust are also present in a sample of living tissue। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसमें, अर्थ क्रस्ट में, वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, लिविंग टिश्यूज में। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to the other element is higher in any living organism than an Earth's crust। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो लिविंग टिश्यू में, किसमें, लिविंग टिश्यू में हायर होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे टॉपिक दिया गया है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन को हमको एनालाइज कैसे करना है, तो पहले जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है हम उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, लिविंग टिश्यू लेंगे। अब लिविंग टिश्यू में हम यहाँ पे क्या लेंगे, वेजिटेबल्स, ठीक है, या फिर पीस ऑफ लिवर, मतलब कि पीस ऑफ एनिमल टिश्यू आप कह सकते हैं, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल का हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, मोटार एंड पेस्टल लेंगे। ये जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं इसको हम मोटार एंड पेस्टल कहते हैं। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें हो जाएगा 3 क्लोरीन कार्बन एंड C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखती हूँ, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन एंड ये COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राई क्लोरो मतलब कि 3 क्लोरीन है यहाँ पे, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये आपको इसका जो यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है जिसको हम इस तरह से खोल करके ओपन करके लिखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री, दिस इज द वेरी बेसिक इन केमिस्ट्री। नाउ तो अब हम इस मोटर पेस्टल में क्या ऐड कर लिए हैं, यहाँ पे ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, वेजिटेबल, या तो आप वेजिटेबल ले लो, पीस ऑफ लेयर ले लो, उसमें हम मोटार एंड पेस्टल में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हमने ऐड किया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे। अब जब हम ग्राइंड करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, थिक स्लरी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, थिक स्लरी। अब ये जो थिक स्लरी है इसमें कुछ जैसे हम लीफ ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल लीफ ले रहे हैं, तो कुछ जो है ये जो एसिड है उसमें क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, और कुछ जो है सॉल्युबल नहीं होगा, जो कि आपको ऊपर जो है आसानी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस थिक स्लरी को अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, छानेंगे बाय यूजिंग चीज क्लॉथ और कॉटन, ठीक है, दोनों की हेल्प से हम इसको स्ट्रेन करेंगे, छानेंगे, तो हमको 2 फ्रैक्शंस देखने को मिलेगा। अब वो 2 फ्रैक्शंस क्या है, यहाँ पे हम मैंने लिखा है 2 फ्रैक्शन। वन इज फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का मतलब जो ये जो चीज क्लॉथ या कॉटन है उससे फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम और क्या कहेंगे, एसिड सोल्यूबल पुल। अब एसिड क्या है, यहाँ पे लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है वो क्या है, लिक्विड है। तो उसमें जो भी अ, जैसे हमने लीफ लिया है तो लीफ का जो भी कंटेंट वो सॉल्युबल होकर के फिल्ट्रेट के साथ वो नीचे में आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम एसिड सॉल्युबल पूल कहेंगे या एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब जब हम इस चीज क्लोथ या कॉटन से हम जब छान रहे हैं, उसको स्ट्रेन कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि एसिड के साथ नीचे फिल्ट्रेट में नहीं आएंगी, ठीक है, कुछ रिमेनिंग चीजें होंगी जिसको हम रिटेंटेट कहेंगे, और उसको और हम क्या कहेंगे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि वो जो एसिड है उसमें ये जो भी रिटेंटेट है वो इनसॉल्युबल है, वो सॉल्युबल नहीं हुआ। अगर सॉल्युबल हुआ रहता तो वो कहाँ किस में आ जाता, एसिड सॉल्युबल पूल में आ जाता, फिल्ट्रेट में आ जाता छन करके।
यहाँ तक बात समझ में आई कि ये जो टू फ्रैक्शंस है उसमें जो है एक फिल्ट्रेट है, एक रिटेंटेट है। जो फिल्ट्रेट है उसको हम एसिड सॉल्युबल पूल कह रहे हैं और रिटेंटेट है वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हम उसको कह रहे हैं। ठीक है। अब हम आगे जा करके देखेंगे कि ये जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है उसमें क्या-क्या चीजें आती हैं और एसिड सॉल्युबल पूल में जो है उसमें क्या-क्या चीजें आती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ लेट्स रीड। We can continue asking in the same way what type of organic compounds are found in living organism। ठीक है, तो ये सेम वे में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर? तो कोई जो है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढे तो ढूंढे कैसे? टू गेट एन आंसर वन हैज टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। ठीक है, अगर हमको इसका जवाब चाहिए कि ऑर्गेनिज्म में किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं तो हमको केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। We can take any living tissue, a vegetable or piece of liver, etc., and grind it in trichloroacetic acid using a mortar and pestle। तो वो केमिकल एनालिसिस जो हम करेंगे उसमें क्या करेंगे, लिविंग टिश्यू लेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे, उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल ऐड करेंगे, किसमें, मोर्टार एंड पेस्टल में। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, थिक स्लरी हमको मिलेगी। If we were to strain this through a cheesecloth or cotton, we could obtain two fractions। फिर उस इस थिक स्लरी को हम क्या करेंगे, हम छानेंगे, स्ट्रेन करेंगे बाय यूजिंग चीज क्लोथ और कॉटन, फिर हमको टू फ्रैक्शंस देखने को मिलेगा। वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल, एक को हम फिल्ट्रेट कहेंगे और एसिड सॉल्युबल पूल कहेंगे। एंड द सेकेंड द रिटेंटेट और द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस। ठीक है, एक को हम रिटेंटेट कहेंगे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस कहेंगे। Scientists have found thousands of organic compounds in the acid soluble। तो ये जो एसिड soluble पूल है उसमें आपको thousands of organic compounds जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि सल्फेट एंड फॉस्फेट, ये भी आगे एनसीईआरटी में आएगी। और एसिड इनसॉल्युबल पूल में आपको न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा, डीएनए एंड आरएनए हो गए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स जो है आपको इसी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी ये सारी चीजें आएंगी। तो जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल वाली जो चीजें हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, डिटेंटेट में और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। यहाँ तक बात क्लियर हुई? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम यहाँ पे दिस पैराग्राफ एंड दिस पैराग्राफ, ठीक है, इसमें हम पूरा पूरा यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल इन लिविंग टिश्यू, कि हम बायोमोलिक्यूल्स का एनालिसिस लिविंग टिश्यू में कैसे कर रहे हैं। ओके, तो इसका पूरा जो है यहाँ पे मेथड दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, पहले हम इस चीज को समझेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी को क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल के एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन एंड सेपरेशन। तो सबसे पहला यहाँ पे जो काम है वो क्या है, एक्सट्रैक्ट करने का एंड सेपरेट करने का। ओके, बायोमोलिक्यूल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टिश्यूज। ठीक है, चाहे आप लिविंग टिश्यू ले रहे हैं, जैसे आप प्लांट टिश्यू ले लें या एनिमल टिश्यू ले लें या माइक्रोबियल पेस्ट ले लें, तो वहां से सबसे पहले हमको क्या करना है, बायोमोलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल को अलग करना है, तभी तो हम क्या कर पाएंगे उसको, तभी तो हमें हमें उसके कंपोजिशन के बारे में पता चलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पता चलेगा। ठीक है, नाउ एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड यूजिंग वेरियस टेक्निक। अब हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट करके प्यूरिफाई करेंगे यूजिंग वेरियस सेपरेशन टेक्निक। वन यहाँ पे एक टेक्निक का नाम आता है कौन, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में आपको 14 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी देखने को मिलती है, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं वहां पे अलग करते हैं। ठीक है, दैट इज द सेपरेशन टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी। यहाँ तक बात क्लियर हुई? नाउ अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करके हमने प्यूरिफाई तो कर लिया, अब हमें सेकेंड स्टेप क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड्स हेल्प डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम एनालिटिकल मेथड्स का यूज करके हम उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एंड स्ट्रक्चर है हम उसको क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन डाइऑक्साइड का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम नॉर्मली उसको क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से लिखेंगे, लेकिन अगर हम मैं बोलूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो ये जो CO2 जो हम लिखते हैं ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ तक बात समझ में आई? जैसे कि H2O है,
ठीक है, वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम इसी की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? तो इस तरह से ये जो H2 है उसका बेंट स्ट्रक्चर होता है, बेंट होता है ये थोड़ा सा। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो ये क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड को जानना। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब यहाँ पे आता है डेफिनेशन कि ठीक है, हमने एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल कर लिया, तो बायोमोलिक्यूल होते क्या है? ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स फ्रॉम लिविंग टिश्यूज इज इक्वल टू बायोमोलिक्यूल्स। तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड। In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. ठीक है, तो हायर क्लासेस में आप जब जाएंगे तो आप सीखेंगी किस तरह से जो है आप लिविंग टिश्यू सैंपल्स को एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को। It will suffice to say here that one extracts the compounds, then subject the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि पहले आप टिश्यू से एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके उसको बहुत सारे वेरियस सेपरेशन टेक्निक से आप जो है उसको गुजारेंगे जब तक कि आपको एक पर्टिकुलर सेपरेटेड कंपाउंड आपको वहां पर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये काम कहाँ पे होता है? क्रोमेटोग्राफी में होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? आप गूगल में जाइए और सर्च कीजिए कि व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफी। आपके केमिस्ट्री में भी शायद कुछ चीजें जो है क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड आएंगी केमिस्ट्री में। ओके, इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइज अ कंपाउंड। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में हम क्या करते हैं? जो भी कंपाउंड है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे एंड प्यूरिफाई करेंगे। Analytical techniques, when applied to the compound, give us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound. So that is the identification, कि जो भी एनालिटिकल टेक्निक हम यूज कर रहे हैं उस कंपाउंड के बारे में जानने के लिए, वो हमें क्या आइडिया देता है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसका जो प्रोबेबल स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है। All the carbon compounds that we get from living tissues can be called biomolecules. ठीक है, however, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. ठीक है, तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स किसको कह रहे हैं? ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज फाउंड इन द लिविंग टिश्यू। ओके, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक ही नहीं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं। हाउ डू वी नो दिस? ठीक है, तो हमें ये चीज कैसे पता चली कि लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट है? A slightly different but destructive experiment has to be done. तो लिविंग टिश्यू में जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं? डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट क्या है। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, लिविंग टिश्यू आल्सो कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो उसको पता लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक टिश्यू लेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज टिश्यू। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? वेट टिश्यू। वेट टिश्यू इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे वाटर जो है अभी भी प्रेजेंट है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो जब हम इसको क्या करेंगे? वे करेंगे, वजन करेंगे, तौलेंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं? वेट वेट। वेट वेट कहेंगे। ठीक है, फिर इसको इसको हम क्या करेंगे? ड्राई करेंगे, सुखाएंगे हम इसको। इसके अंदर का जो भी वाटर है उसको हम क्या करेंगे? इवोपरेट कराएंगे। फिर उसके बाद जब हम वे करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्राई वेट कहेंगे। ठीक है, अब ये जो ड्राई टिश्यू है उसको मैं क्या करूंगी? बर्न करूंगी, जलाऊंगी। तो क्या होगा? जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? गैसेस बन जाएंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वाटर है, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इवोपरेट होकर के सारे के सारे उड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मैंने क्या किया? वेट टिश्यू लिया, उसको वजन किया, दैट इज वेट वेट। फिर उसको ड्राई करके, सुखा करके ड्राई वेट किया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो ड्राई टिश्यू है उसको मैंने क्या किया? बर्न किया, जलाया। जलाने के बाद जो भी कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, वो क्या बन जाएंगी? गैसेस बन जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो भी थोड़ा बहुत और पानी जो बचा होगा वो H2O के वाटर
में क्या हो जाएगी, वाष्प बन के उड़ जाएगी। ठीक है। रेसिड्यूज मतलब जो भी फिर बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, ऐश कहेंगे, राख कहेंगे। कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयंस जैसे कि सल्फेट एंड फॉस्फेट। ठीक है। अब रेसिड्यू में जो भी अब जो हमारा टिश्यू है वो क्या हो गया, वो तो जल गया। अब जलने के बाद जो भी कार्बन थे वो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके उड़ गए, और कुछ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या हो गए, वेपर बन करके उड़ गए। अब बचा क्या, रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब ऐश, ठीक है, राख। अब इस राख में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड आयंस की अगर हम बात करें तो सल्फेट आयन SO4 2 माइनस एंड फॉस्फेट आयन जो है आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दो तरह के एनालिसिस टाइप्स होते हैं, एक होता है एलिमेंटल एनालिसिस और एक होता है कंपाउंड एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस में जो इस तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हम इस तरह के एलिमेंट्स का क्या करते हैं, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। और कंपाउंड एनालिसिस में क्या करते हैं, आइडेंटिफाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स मिलकर ही क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। सो दैट इज द कंपाउंड एनालिसिस एंड एलिमेंटल एनालिसिस। ठीक है। चलो लेट्स रीड। तो destructive experiment has to be done. One weighs a small amount of living tissue, say a leaf or liver, and this called a wet weight. ठीक है, हमने कोई लिविंग टिश्यू लिया, उसका वजन किया, तो उसको हम वेट वेट कहेंगे। एंड ड्राई इट, फिर उसके बाद हम उसको सुखाएंगे। ऑल द वाटर इवोपरेट्स, तो जितना भी पानी था वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, अब उसके बाद वाटर के निकलने के बाद जो भी मटेरियल बचेगा वो क्या देगा हमको यहाँ पे, ड्राई वेट। Now, if the tissue is fully burnt, all the carbon compounds are oxidized to gaseous CO2, water vapor and are removed. ठीक है, अगर हम टिश्यू को जलाएंगे तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके उड़ जाएंगे एंड वाटर वेपर जो है रिमूव हो जाएगा। What is remaining is called ash. तो जो भी बचा है उसको हम ash कहेंगे, राख कहेंगे। This ash contain inorganic elements like calcium, magnesium, etc. ठीक है। तो ये जो ऐश होगा उसमें क्या क्या होगा आपका, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा आर आल्सो सीन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि सल्फेट आयन हो गया, फॉस्फेट आयन हो गया, ये सारे के सारे भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में। इसका मतलब वो जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड था वहां पे जो फिल्ट्रेट था उसमें भी आपको ये जो सल्फेट एंड फॉस्फेट है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। नाउ देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा। ठीक है। तो जो भी एलिमेंटल एनालिसिस है उसमें आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन इस तरह का जो है इंफॉर्मेशन मिलेगा। वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड्स गिव्स एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, टेबल 9.1 एंड टेबल 9.2 प्रेजेंट इन दी लिविंग टिश्यूज। ठीक है। तो जो कंपाउंड एनालिसिस है वो हमको बताएगा कि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट या कंपाउंड प्रेजेंट है लिविंग टिश्यू में। From a chemistry point of view, one can identify functional groups like aldehyde, ketones and aromatic compounds. ठीक है। तो chemistry point of view की बात करें तो यहाँ पे जैसे जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड जो है इस तरह फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कीटोन हो गया, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इन सबको आइडेंटिफाई करने का सबके लिए एक अलग ही डेजिग्नेटेड क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, जो कि आपको याद करना है केमिस्ट्री में। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम जो है क्लासिफाई करेंगे इन मॉलिक्यूल्स को इनटू अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस एंड फैटी एसिड्स। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से ग्रुप करेंगे, एक आएगा हमारे पास अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड बेसिस। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब हम इन तीनों के बारे में हम यहाँ पे ध्यान से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नाउ उसके पहले हम टेबल 9.1 एंड टेबल 9.2 को हम देख लेते हैं। अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। तो देखो, दिस इज द अर्थ क्रस्ट एंड दिस इज द ह्यूमन बॉडी। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर,
सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। तो इन सब के बारे में यहाँ पे परसेंटेज जो है आपको दिया गया है, जो कि आपको दिमाग में क्या करना है, रखना है। ओके। अब जैसे हम हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में 0.14 है, ह्यूमन बॉडी में 9.5। कार्बन जो है इसमें 0.03 है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में 18.5। एंड जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे 46.6 है अर्थ क्रस्ट में, लेकिन ह्यूमन बॉडी में कितना है, 65। ठीक है, 65%। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है अर्थ क्रस्ट में वेरी लिटिल, तो अर्थ क्रस्ट हम जमीन की बात करें वहां पे बहुत कम होता है, लेकिन वही एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें, एयर में देखें, तो आपको जो है परसेंटेज बहुत हाई दिखेगा। ह्यूमन बॉडी में ये 3.3% आपका होता है। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में वहां पे सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में बोला गया था कि कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है ज्यादा होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू दी अदर एलिमेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन दी अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ज्यादा है, जो एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। नाउ टेबल 9.2 को अगर हम देखें, लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यूज। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, देखो कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है क्या, सोडियम, जो कि Na+ इस तरह से केटायन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca, यहाँ पे डबल, यहाँ पे इसको आप 2+ इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम Mg+2, वाटर H2O एंड अदर कंपाउंड जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट आयन एंड सल्फेट आयन। तो इतने जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब यहाँ पे मेजरली आपको क्या याद रखना है कि इतने जो है लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ आपको फॉस्फेट आयन कैसे दिखता है, PO4 3-, सल्फेट आयन कैसे दिखता है, SO4 2-। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक केमिस्ट्री, और बायोलॉजी में तो आपको ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंटेन, क्यों, क्योंकि ये इनमें जो है कार्बन प्रेजेंट होता है। Containing an amino group and an acidic group as substituents on the same carbon, that is the alpha carbon. Hence, they are called alpha amino acids. Okay. तो यहाँ पे जो भी अमीनो एसिड है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब ये जो अमीनो एसिड होते हैं उनमें क्या होता है, सेंट्रल कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ये जो सेंट्रल कार्बन है इससे क्या होते हैं, टू विच दीज ग्रुप्स आर अटैच। तो यहाँ पे जो भी ग्रुप्स दिए गए हैं वो इस सेंट्रल कार्बन से क्या होता है, अटैच्ड होता है। एक यहाँ पे क्या है, अमीनो ग्रुप, दूसरा यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिल, और एसिडिक ग्रुप आप कह सकते हैं जो इस तरह से दिखता है, C++OH। हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, साइड चेन होता है आर ग्रुप, जो कि वेरिएबल होता है। इस R = CH3 हो सकता है, R = H हो सकता है, R जो है 2 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड जो है हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है R = वेरिएबल। ठीक है, तो अमीनो एसिड में सेंट्रल कार्बन होता है जिससे ये चारों के चारों जो है ग्रुप जो है अटैच्ड होते हैं। अब इस सेंट्रल कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अब इसको हम अल्फा कार्बन क्यों कहते हैं, देखो, अल्फा कार्बन फर्स्ट कार्बन एटम अटैच डायरेक्टली टू अ फंक्शनल ग्रुप। तो अल्फा कार्बन हम ऐसे कार्बन को कहते हैं जो कि फर्स्ट कार्बन होता है, जो फंक्शनल ग्रुप से क्या होता है, अटैच होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो ग्लाइसिन लिखा हुआ है उस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ये जो ग्लाइसिन है ये क्या है, अमीनो एसिड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रल कार्बन। ठीक है, अब सेंट्रल कार्बन किससे अटैच्ड है, C++OH, एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह सकते हैं या एसिडिक ग्रुप कह सकते हैं। तो ऐसा कार्बन, फर्स्ट कार्बन जो कि किससे अटैच्ड हो, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और ये जो अल्फा कार्बन है वो आपको सारे के सारे जो है कह सकते हैं अमीनो एसिड में देखने को मिलेगा। इसीलिए हम सारे अमीनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं, अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? ओके, तो अल्फा कार्बन हम किसको कह रहे हैं, फर्स्ट कार्बन एटम अटैच डायरेक्टली टू द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज द अल्फा कार्बन। और ये सारे ये जो अल्फा कार्बन है वो सब में प्रेजेंट होगा, सारे अमीनो एसिड में, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स।
यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब यहाँ पे ये जो अल्फा एमिनो एसिड्स है उसको हम एक और नाम देंगे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। क्या नाम देंगे? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। तो चलो आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अल्फा एमिनो एसिड तक समझ में आई? ओके। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। ठीक है। These are hydrogen carboxyl group, amino group, and a variable group designated as R group. Okay. अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या कह रहे हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कह रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूटेड मीथेन हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो है वैलेंसी पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। अब देखो मीथेन कैसा दिखता है आपको? CH4। ठीक है, इस तरह से 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन्स हैं इनके जगह पे कोई और आ गया है। जैसे कि एक ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिल ग्रुप। एक ग्रुप कौन है यहाँ पे? अमीनो ग्रुप NH2। ठीक है। एक ग्रुप यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। और एक ग्रुप यहाँ पे क्या है? आर ग्रुप। ठीक है। अब ये आर ग्रुप क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पे आर इज इक्वल टू हाइड्रोजन हो सकता है, मेथिल हो सकता है, हाइड्रोक्सिल मेथिल, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन, यहाँ पे ये जो मीथेन है, ठीक है, तो मीथेन में क्या है? हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को यहाँ पे सबको जो है अदर ग्रुप्स ने, दूसरे ग्रुप्स ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, हटा दिया है और अपना खुद ही उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है। इसीलिए हम जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको क्या और क्या नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ओके। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड। ठीक है। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, क्यों भाई? आर ग्रुप के नेचर में ऐसा क्या है? क्यों? क्योंकि बाकी जो तीनों हैं, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, वो तो कांस्टेंट रहेंगे, वो तो रहेंगे ही। लेकिन यहाँ पे जो साइड चेन है, जो आर ग्रुप है, वो वेरिएबल होते रहेगा। ठीक है। वो बहुत, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और बहुत जो है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन भी हो सकता है, और वो जो है वहां पे आपको जो है इस तरह से रिंग कंपाउंड जो है भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो भी अमीनो एसिड का जो नेचर होता है वो किस पे डिपेंड होगा? आर ग्रुप पे डिपेंड होगा। However, those which occur in proteins are only of 20 types. ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जितने अमीनो एसिड जो प्रोटीन फॉर्म करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप्स के। The R group is these proteinaceous amino acid could be a hydrogen. ठीक है। The amino acid is called glycine. Okay, अब यहाँ पे जो R group है, R ग्रुप के जगह में अगर यहाँ पे क्या हो? हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है। R इज इक्वल टू हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइसिन। दिस इज द सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड। ओके, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड, तो आपको क्या लिखना है? ग्लाइसिन। ओके। अब यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या है? मेथिल ग्रुप। ठीक है। अगर R के जगह पे इस तरह से मेथिल ग्रुप आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? एलेनिन कहेंगे। ओके। एंड हाइड्रोक्सिल मेथिल को सेरिन। अगर यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या आ जाए? हाइड्रोक्सिल मेथिल मेथिल आ जाए। ठीक है। ये OH, यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हुआ है इसलिए यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आ रहा है और मेथिल। तो हाइड्रोक्सिल आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल मेथिल आ जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे? सीरीन कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। 3 of the 20 are shown in figure 9.1। तो फिगर 9.1 में आपको 20 में से ये जो 3 अमीनो एसिड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। कौन कौन सा? ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सेरीन। आपको ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, दैट इज द मस्ट। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई? ओके। अब यहाँ पे क्या होता है? कायरलिटी की बात होती है। ठीक है। तो कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन क्या होता है? देखो, जैसे ये क्या हो गया? यहाँ पे कार्बन हो गया। अब इसकी 4 वैलेंसी होगी, इसमें A B C and D। ये जो 4 ग्रुप है क्या हुए हैं? अटैच्ड हैं। ठीक है। अब जो है ये A B C D ये सारे के सारे एक जैसे नहीं है, सभी के सभी क्या है? अलग अलग। ठीक है। तो ऐसा कार्बन जिससे जो है क्या हो, जितने भी ग्रुप्स अटैच्ड हो वो सारे के सारे डिफरेंट हो, कोई भी सेम ना हो, तो उसको हम यहाँ पे कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है। इस तरह से स्टार शेप में हम उसको क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो इसको, इस तरह के कार्बन को हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। और ये जो कायरलिटी है वो सारे के सारे अमीनो एसिड में आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि आप जैसे ये कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, NH2 ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, R ग्रुप। और ये क्या होता है? वेरिएबल होता है।
ठीक है, ये किसी का भी सेम नहीं होता। तो यहाँ पे 4 अलग-अलग ग्रुप अटैच्ड हैं, तो सारे के सारे अमीनो एसिड में क्या होता है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है। नॉट अल्फ हाँ, अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो जो कार्बन है वो कायरल भी होता है, ठीक है? कायरल इन ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन का जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है वो यहाँ पे क्या होता है, कायरल नहीं होता, बिकॉज ग्लाइसिन हैज 2 हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ पे ग्लाइसिन को देखेंगे तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ग्रुप एंड 2 हाइड्रोजन ग्रुप, तो ये जो है क्या हो गया, सेम हो गए। अब सेम हो गए, इसका मतलब ये जो कार्बन है वो कायरल नहीं है, लेकिन ये अल्फा कार्बन अभी भी है, क्योंकि अल्फा कार्बन तो वो होता है ना जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिल एंड द आर फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखो, यहाँ पे जो भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी अमीनो एसिड्स की, ठीक है, वो किस पे डिपेंड होंगी, अमीनो अमीनो ग्रुप जो अटैच्ड है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, एंड जो आर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उस पर। Based on number of amino and carboxyl groups, there are acidic glutamic acid, basic lysine and neutral valine amino acid. ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप एंड आर ग्रुप, तो यहाँ पे जो है अमीनो एसिड को एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड और यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड भी आएगा, एस्पार्टेट जिसको हम बोलते हैं। और बेसिक में लाइसिन एंड आर्जिनिन भी आता है, ओके। एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड में वेलिन अमीनो एसिड एंड अदर जो 13 टाइप्स ऑफ जो अमीनो एसिड जो है हम अभी आगे देखने वाले हैं, वो जो है यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो तो आपको एकदम मस्त से याद होना चाहिए कि एसिडिक में कौन आ रहा है, ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में कौन आ रहा है, लाइसिन, एंड न्यूट्रल में कौन आ रहा है, वेलिन अमीनो एसिड। नाउ सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड भी होते हैं, टायरोसिन, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफेन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, टायरोसिन, फेनिलएलनिन एंड ट्रिप्टोफेन। A particular property of amino acid is the ionizable nature of the NH2, which is amino group, and carboxylic groups. Hence, in solutions of different pH, the structure of amino acids change. Okay, तो amino acids का यहाँ पे बहुत ही यूनिक और पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होता है, which is the ionizable nature of NH2 and COOH. तो ये अमीनो ग्रुप है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है और उसको हटा भी सकता है, ठीक है। और ये COH ग्रुप है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे रिमूव हो सकता है और फिर से ऐड भी हो सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेबल नेचर कहते हैं, ठीक है। अब इस आयोनाइजेबल नेचर के कारण डिफरेंट डिफरेंट पीएच का जो सॉल्यूशन होता है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? जैसे कि ये जो ए है इसमें आप देख सकते हैं बी एंड सी, तो ये जो है अलग अलग क्या बोल सकते हैं, अलग अलग पीएच में जो है आपको अलग अलग स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या है, बी इज कॉल्ड ज्विटर आयनिक फॉर्म, तो हम पहले ये ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ जो स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, ज्विटर आयन इन अमीनो एसिड एट फिजियोलॉजिकल पीएच 7 अमीनो एसिड शोज ज्विटर आयनिक फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है, कहाँ पे, पीएच 7 पे। तो पीएच 7 पे आपको ज्विटर आयन देखने को मिलेगा, जिसमें ये कार्बन होगा यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे क्या होगा, N+H3, ठीक है, अमीनो ग्रुप होगा, और यहाँ पे COO माइनस होगा, और यहाँ पे ये R ग्रुप इस तरह से अटैच्ड होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड। अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन, becomes NH3 plus positive charge, and carboxyl group COOH loses a proton, proton means यहाँ पे हाइड्रोजन आप कह सकते हैं, ठीक है, becomes COO minus negative charge. So the molecule has one positive and one negative charge but overall neutral, ठीक है। तो प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे इक्वल हो गया, तो हम इसको क्या कह देंगे, न्यूट्रल कह देंगे, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो देखो यहाँ पे पीएच 7 में क्या होता है, नॉर्मली जो है हमारा ये क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन,
यहाँ पे NH2 ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे COH ग्रुप है और यहाँ पे R ग्रुप है जो कि वेरिएबल है। तो पीएच 7 में क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू 7। तो इसमें क्या होता है, ये जो अमीनो ग्रुप है वो क्या करता है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। हाइड्रोजन मीन्स प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और NH3 प्लस हो जाता है। और ये जो COH माइनस है ये एक हाइड्रोजन को क्या करता है, डोनेट करता है या लूज करता है और COO माइनस हो जाता है। सो दैट इज द ज्विटर आयन इन अमीनो एसिड। यहाँ तक बात समझ में आई। और ये ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कब था, इंटरमीडिएट पीएच मतलब कि पीएच 7 में था, जो भी आपको ज्यूटर आयनिक फॉर्म जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करेंगे, पीएच को इंक्रीज करेंगे। पीएच को इंक्रीज करने का मतलब हम कहाँ पे जा रहे हैं, स्ट्रांगली बेसिक पीएच, आप कह लो लाइक अबाउट 11। ठीक है, 11 पीएच में अगर आप जाकर जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो कि जो अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट किए हुए है, इस हाइड्रोजन को वो क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, कहां पर जाने पर, स्ट्रांगली बेसिक पीएच पर। अब वो रिमूव करके यहाँ पे जो है कोई भी चार्ज जो है उसमें नहीं होता है। ठीक है, लेकिन C डबल बॉन्ड O माइनस कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसमें जो है अभी भी माइनस चार्ज जो है प्रेजेंट होता है, इसीलिए नेट चार्ज इसका क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। ठीक है, सेम अगर आप पीएच को क्या करेंगे, कम करेंगे, पीएच को कम करेंगे तो पीएच लेट से 2, 3, अगर आप इस तरह से अगर आप पीएच सॉल्यूशन में रखेंगे अमीनो एसिड को, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये जो C डबल बॉन्ड O माइनस है वो जो है हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन NH3 प्लस जो है यहाँ पे वो लूज नहीं करेगा, वो जो है इसको करके रखे ही रहेगा। तो नेट चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कहाँ पे होगा, स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन में होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी फॉर्म है, प्लस एंड माइनस जो है न्यूट्रल जो चार्ज होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ज्विटर आयनिक फॉर्म कहेंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि आयनाइजेबल नेचर होता है अमीनो एसिड का, और डिफरेंट पीएच सॉल्यूशन में इनका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। और ज्विटर आयनिक फॉर्म तो याद होना ही चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, नाउ लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो जो भी लिपिड्स होते हैं, ऑयल जो होते हैं आप कह लें, तो वो क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, वो वाटर में घुलते ही नहीं है। ठीक है, they could be simply fatty acids. A fatty acid has a carboxyl group attached to an R group. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले लिपिड्स के बारे में हम देख लेते हैं, जो भी मैंने वहां पे नोट्स बनाया है, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आई कि लिपिड्स जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है, जिसको आप और क्या कह सकते हैं, हाइड्रोफोबिक। क्या कह सकते हैं, हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर हीटर, जो कि जो वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, दैट इज दी हाइड्रोफोबिक। इसी का उल्टा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब कि जो वाटर लवर्स होते हैं उनको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो लिपिड्स क्या हो गया, वाटर इनसॉल्युबल हो गया। अब यहाँ पे आपको सिंपल लिपिड्स देखने को मिलते हैं एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलते हैं, सिंपल लिपिड्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। अब ये जो सिंपल लिपिड्स हैं वो या तो फैटी एसिड होंगे या फिर ग्लिसरॉल होंगे। ठीक है, सिंपल लिपिड जो है या तो फैटी एसिड होंगे या तो ग्लिसरॉल होंगे। एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्या हो जाएगा, यहीं पे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अदर कंपाउंड्स भी वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम सिंपल लिपिड्स को देखेंगे। सिंपल लिपिड्स में एनसीईआरटी में सबसे पहले फैटी एसिड की बात की गई है। तो फैटी एसिड क्या है, made up of carboxyl group attached to an R group which is hydrocarbon chain। हाइड्रोकार्बन चेन जो इस तरह से कार्बन का जो कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो मेनली ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो लॉन्ग चेन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। तो यहाँ पे फैटी एसिड में इसी तरह से लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगा, और साथ में यहाँ पे कौन अटैच्ड होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, फैटी एसिड कहेंगे। तो फैटी एसिड का अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, फैटी एसिड ऐसे होते हैं जिसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो, जो कि अटैच्ड हो किससे, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या हो, अटैच्ड हो। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, अब यहाँ पे ये जो आर ग्रुप है वो फिर क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन चेन है, जो आर ग्रुप है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो वहां पे वो मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, और लॉन्ग चेन्स 1 to 19 CH2 ग्रुप्स, और वो 1 से 19 कार्बन वाला जो है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके,
तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है पामेटिक एसिड का। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, एंड एर्किडियोनिक एसिड का जिसमें 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग COH कार्बन, और इसमें भी इंक्लूडिंग COH कार्बन। अब देखो एनसीईआरटी में आपको फैटी एसिड में पामेटिक एसिड का यहाँ पे क्या दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें CH3 ये एक ग्रुप है, ठीक है, फिर उसके बाद ये 14 कार्बन एंड दिस इज दी। तो देखो यहाँ पे CH2 और ब्रैकेट में यहाँ पे 14 लिखा है, इसका मतलब ये जो कार्बन, ये जो चेन है वो, इसको आप इस तरह से 14 टाइम्स आप लिखोगे, CH2 CH2 CH2, ठीक है। आई होप कि आप केमिस्ट्री भी साथ ही साथ अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जैसे कि आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये जो कार्बन ऐसे ब्रैकेट में 14 लिखा है, तो मैं इसको 14 टाइम्स इसको मैं इस तरह से ओपन करूंगी, ठीक है। तो ये 14 कार्बन, 15 कार्बन और इस कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, ठीक है, उसके कार्बन को मिला करके हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 कार्बन। तो पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होता है इंक्लूडिंग COH ग्रुप। और अगर हम COH ग्रुप को हटा दें, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप को हटा दें, तो वहां पे 15 कार्बन होगा। तो इस तरह से आपको जो है याद होना चाहिए। आर्किडियोनिक एसिड में 20 कार्बन होगा, यहाँ पे भी इंक्लूडिंग COH ग्रुप। अगर आप COH ग्रुप को हटा दें, उसके कार्बन को हटा देंगे, तो ये 19 कार्बन का होगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि इंक्लूडिंग COH ग्रुप पूछा गया है या एक्सक्लूडिंग COH ग्रुप पूछा गया है, ठीक है। चलो, नाउ रीड। तो फैटी एसिड समझ में आया। फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन R ग्रुप। द R group could be methyl, ठीक है, CH3, ethyl, C2H5 और higher number of CH2 groups, 1 carbon to 19 carbon, ठीक है। For example, palmitic acid has 16 carbons including carboxyl carbon। तो palmitic acid के पास 16 कार्बन था इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, लेकिन यहीं पे लिखा जाए एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल COH ग्रुप कार्बन। तो यहाँ पे पामेटिक एसिड में कितना कार्बन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 15 कार्बन, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग मतलब कि रिमूव, उसको हटा करके बताओ ऐसा। आर्किडियोनिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। फैटी एसिड्स कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विद वन और मोर C डबल बॉन्ड C, ठीक है, डबल बॉन्ड्स। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अकरेंस। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको मोर कॉमन इन एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यू में आपको देखने को मिलेंगे। एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको जनरली कहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। नेचर ऑफ चेन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सैचुरेटेड में क्या होगा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स देखने को मिलेगा, एंड अनसैचुरेटेड में आपको बेंडिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। नेचर ऑफ बॉन्ड्स, तो सिंगल बॉन्ड्स, जैसे ये कार्बन कार्बन इस तरह से प्रेजेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा सैचुरेटेड में। एंड अनसैचुरेटेड में आपको जो है डबल बॉन्ड, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल नेचर, तो जो भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो वो सॉलिड हो जाता है रूम टेम्परेचर में, ओके। और अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है वो लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर, सो कॉल्ड ऑयल्स, ठीक है। तो जैसे जो ऑयल्स होते हैं वो कभी भी ठंडी के टाइम में भी वो जमते नहीं है, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर में वो क्या होते हैं, लिक्विड ही होते हैं, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2nO2, और इसमें क्या हो जाएगा, CnH2n -2xO। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का हाई होता है, मतलब आपको थोड़ा सा ज्यादा हीट देना पड़ेगा तब वो मेल्ट होंगी, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का लो होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये जो स्टेरिक एसिड है उसको भी, ठीक है। एंड अनसैचुरेटेड में यहाँ पे ओलेइक एसिड का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जो जिसमें कि 18 कार्बन जो है प्रेजेंट होता है। स्टेरिक एसिड, पामेटिक एसिड में तो 16 कार्बन है, स्टेरिक एसिड में कितने कार्बन है यहाँ पे, ये हो जाएगा 1, एंड ये 16 का ये 17 और ये 18 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे ये 18 कार्बन प्रेजेंट है, और ओलेइक एसिड में भी आपका जो है 18 कार्बन जो है प्रेजेंट है। यहाँ तक बात समझ में आई, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। देखो ये क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ये जितने भी कार्बन चेन है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। लेकिन आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच तो डबल बॉन्ड है, इसका क्या, तो देखो ये जो है यहाँ पे
कार्बन एंड कार्बन जो बॉन्ड है उनके बीच के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये कार्बन जो आर ग्रुप है, ठीक है, जो आर ग्रुप है उसकी बात हो रही है। और फैटी एसिड तो उसको हम तभी बोलेंगे जब उसमें इस तरह से क्या हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या सीओएच ग्रुप क्या हो, अटैच्ड हो, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोनोसैचुरेटेड, मोनो मतलब क्या होता है, वन। तो एक ही अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा, मतलब वन डबल बॉन्ड ही यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड इस तरह से स्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं और ये जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो इस तरह से बेंडिंग पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली मतलब कि मैनी अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा, बहुत सारे डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Another simple lipid is glycerol, which is trihydroxypropane. Okay. देखो, अनदर सिंपल लिपिड कौन होता है, ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। इट इज अ सिंपल लिपिड, यस, फैटी एसिड भी सिंपल लिपिड था। केमिकली ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन हम इसको कहते हैं। इट हैज 3 OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो, यहाँ पे ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 OH ग्रुप देखने को मिलता है और OH ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 कार्बन चेन है, 3 कार्बन चेन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। अगर ये एक कार्बन है, मीथेन, ठीक है, C2H6 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। और यहाँ पे अगर 3 कार्बन चेन है, 3 कार्बन चेन है, तो हम उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे प्रोपेन कहेंगे। 4 कार्बन चेन है तो ब्यूटेन कहेंगे, ठीक है। 5 कार्बन चेन है तो पेंटेन कहेंगे। तो इस तरह से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल में कितने हैं, 3 कार्बन हैं एंड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हम इसका नाम क्या देते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सिल, मतलब ट्राई मीन्स 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोपेन। ये 3 कार्बन चेन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। इसका अनदर नाम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल भी क्या होता है, सिंपल लिपिड्स होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो बहुत सारे जो लिपिड्स होते हैं उसमें ग्लिसरॉल भी होता है और फैटी एसिड भी होता है, ठीक है। सिंपल लिपिड्स की बात करें तो फैटी एसिड को सेपरेटली मैं बात कर रही हूँ, फैटी एसिड को हम क्या कहेंगे, लिपिड कहेंगे, और ग्लिसरॉल को भी हम लिपिड कहेंगे, दैट इज सिंपल लिपिड। लेकिन बहुत सारे जो है लिपिड्स हैं जिनमें ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट होते हैं और फैटी एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। Here the fatty acids are found esterified with glycerol। तो यहाँ पे ऐसा लिपिड जिसमें क्या क्या प्रेजेंट हो, ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट हो और फैटी एसिड प्रेजेंट हो, तो इन दोनों के बीच फिर क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एस्टर बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। They can be then monoglyceride, diglycerides, and triglyceride. These are called fats and oil based on the melting points. Okay, देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, let me erase this। तो देखो, अब हम यहाँ पे किसकी बात करें, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की बात करें, मेड अप ऑफ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अदर कंपाउंड्स, जैसे कि फॉस्फेट होगा, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होंगे और कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड है, ऐसे लिपिड जिसमें ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड दोनों हो, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फैट्स या फिर ऑयल्स हम वहां पे उसको नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फैटी एसिड है वो स्टेरिफाइड होता है ग्लिसरॉल के साथ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टेरिफाइड क्या है, स्टेरिफिकेशन क्या है। देखो, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये ग्लिसरॉल है और यहाँ पे ये 3 फैटी एसिड है, RCOH, तो R यहाँ पे, ठीक है, और ये COOH। अब R जो है लॉन्ग चेन होगा, ये मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, और मतलब कार्बन 1 से लेकर के 19 जो है कार्बन चेन हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज दी 1 फैटी एसिड, सेकेंड फैटी एसिड एंड थर्ड फैटी एसिड। तो 3 फैटी एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। अब देखो, यहाँ पे क्या होगा, वाटर का क्या होगा, रिमूव, वाटर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जैसे कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को खोलें, R C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे OH, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ का ये जो OH है और ये जो H है, ठीक है, यहाँ का ये जो OH है और ये जो H है, ये आपस में क्या बना लेगा, यहाँ पे वाटर बना लेगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ का HOH, यहाँ का HOH, तो ये आपस में जो है वाटर, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ से रिमूव
कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब जब ये रिमूव हो गया है तो यहाँ पे जो है इस तरह का जो है आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा। मैं इसको आपको अच्छे से बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये C, ठीक है, ये क्या हुआ, OH हुआ। ठीक है, इधर जो है ये CH2 जो है अटैच्ड है, नॉट CH2, दो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास फैटी एसिड है। फैटी एसिड का मैं इस तरह से यहाँ पे R को इस साइड लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वाटर क्या करेंगे, यहाँ से हट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, C, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला जो है कार्बन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड R। ठीक है, और यहाँ पे इधर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और फिर इधर नीचे जो है कार्बन चेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना इसी को ही हम क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है हम उसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, तो ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड यहाँ पे है, तो ये मिलकर के क्या बना रहा है, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड इसलिए हम कह रहे हैं, यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 नहीं है, ग्लिसरॉल का तो सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है, फैटी एसिड यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड मतलब कि आपको क्या याद रखना है, ट्राई फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल, और जो ग्लिसरॉल है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, तो देखो, फैटी एसिड गेट्स स्टेरिफाइड विद द ग्लिसरॉल डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी फैटी एसिड अटैच। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी फैटी एसिड अटैच हम इनको डिवाइड करते हैं मोनोग्लिसरॉइड, डाइग्लिसरॉइड एंड ट्राइग्लिसरॉइड में। ठीक है, तो ट्राइग्लिसरॉइड में हमने देखा 3 फैटी एसिड है, तो डाइग्लिसरॉइड में 2 फैटी एसिड होगा और मोनोग्लिसरॉइड में 1 फैटी एसिड होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये मोस्ट कॉमन होता है और इसका जो इमेज है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ट्राइग्लिसराइड R1, R2 एंड R3 आर फैटी एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है ग्लिसरॉल का जो है ग्रुप है। ठीक है, ये जो है ग्लिसरॉल का पार्ट है, और उसके बाद यहाँ पे ये R1, ये सारे जो है फैटी एसिड का पार्ट है। ठीक है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एस्टर बॉन्ड कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैकेनिज्म बता दिया तो आपको ये बनाने आना चाहिए। नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, these are also called fats and oils based on the melting points. Oils have lower melting point, that is gingerly oil कह लें या गिंगली oil कह लें, and hence remain as oil in winters. Can you identify fat from the market? Okay, अब देखो यहाँ पे जो है ये ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मिलकर के क्या बना रहे हैं, फैट्स एंड ऑयल। तो फैट एंड ऑयल में हम डिफरेंशिएट मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर करते हैं। ठीक है, कि कितना हीट दें तो वो मेल्ट हो जाए। तो जो फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर की बात करें तो वो सॉलिड होते हैं, ऑयल जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है एज कंपेयर टू ऑयल्स, और ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है एज कंपेयर टू फैट्स। ठीक है, इसीलिए इनको हमने फैट्स एंड ऑयल्स में डिफरेंशिएट किया है। एग्जाम्पल फैट्स का बटर या फिर घी, एंड ऑयल्स का यहाँ पे गिंगली ऑयल जिसको हम सेसमी ऑयल भी कह रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। नाउ some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compound in them. तो कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, दे आर, और ऐसे लिपिड्स को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड कहेंगे जिसमें फॉस्फोरस होगा। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल। कहाँ पे मिलेंगे वो, सेल मेम्ब्रेन होगा, लेसिथिन एक एग्जाम्पल है। Some tissues, especially the neural tissue, has lipids with the more complex structure. ठीक है, तो यहाँ पे लेसिथिन वन लिपिड का एग्जांपल है जो कि सेल मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं उनमें भी लिपिड्स होते हैं जिसका जो है मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अदर कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं। उसमें जनरली क्या होगा, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे इमेज। ठीक है, तो इमेज में हमने फैटी एसिड में पामेटिक एसिड देखा, ठीक है, ग्लिसरॉल देखा, एंड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का जो यहाँ पे क्या है, एस्टरिफिकेशन देखा। एस्टरिफिकेशन होकर के यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड बन रहा है। ओके, नाउ अब यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है विच इज लेसिथिन। ठीक है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स लिपिड। ओके,
अब देखो, फॉस्फोलिपिड्स इज कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कंटेन, इसमें फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल होगा, इसके अलावा यहाँ पे फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है लेसिथिन का, लोकेशन या कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होगा। क्लियर हुई बात? ओके। अब देखो, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स इन न्यूरल टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स जो भी कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं न्यूरल टिश्यू में, दैट इज ब्रेन एंड नर्व्स हैज मोर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स ऑफन विद एडिशनल ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेन एंड नर्व्स में जो लिपिड्स प्रेजेंट होंगे उसमें बहुत सारे और एडिशनल ग्रुप जो है प्रेजेंट होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब यहाँ पे ये जो फॉस्फोलिपिड दिया गया है, लेसिथिन का जो स्ट्रक्चर है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये ग्लिसरॉल है, ये जो R1 R2 ये क्या हो जाएंगे, फैटी एसिड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब यहाँ पे ये जो O है, तो यहाँ पे क्या, ये C डबल बॉन्ड O R1 प्रेजेंट होना था, लेकिन यहाँ पे ये फॉस्फोराइलेटेड, ये फॉस्फोरस प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी प्रेजेंट है। तो फॉस्फोलिपिड में जो लेसिथिन है उसमें फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, एंड नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा, ये जो ग्रुप है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर दिया गया है, एनसीईआरटी में कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिया गया है, तो हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेज जो है दी गई है, तो आपको इमेज जो है अच्छे से याद होना चाहिए कि अच्छा, फॉस्फोलिपिड जो लेसिथिन है वो इस तरह से दिखाई देता है, ग्लिसरॉल इस तरह से, ट्राइग्लिसराइड इस तरह से, ठीक है, और ये पामेटिक एसिड जो है इस तरह से दिखता है। कोलेस्ट्रॉल का इमेज जो है इस तरह से दिखता है, इसमें 1 2 3 4 जो है फ्यूज रिंग प्रेजेंट है यहाँ पे, एक जो है यहाँ पे ओपन चेन भी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, और साइड में यहाँ पे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच्ड है। ठीक है, इस तरह से आपको इमेजेस याद होने चाहिए। चलो, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, डिराइव्ड लिपिड होता है। डिराइव्ड लिपिड मतलब कि दूसरे लिपिड से बना हुआ। ओके, फाउंड इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन, तो हमने सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, जिसमें इस तरह से जो है बाइलिपिड लेयर जो है प्रेजेंट था। ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट थे, और वहां पे बीच बीच में इस तरह से आपको जो है कोलेस्ट्रॉल जो है देखने को मिल रहे थे। ठीक है, मेनली आपको ब्रेन, लिवर एंड एड्रिनल ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा। एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। फंक्शंस, मेंटेन्स फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, फ्लूइडिटी क्या था? फ्लूइडिटी का डेफिनेशन हमने एनसीईआरटी में सेल बायोलॉजी में पढ़ा था। जो प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, तो उस प्रोटीन का जो है लिटरल मूवमेंट है, ठीक है, लिटरल मूवमेंट कितना हो रहा है, उसी से ही हम क्या करते हैं, फ्लूइडिटी मेजर करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ओके, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो प्रिकर्सर ऑफ, प्रिकर्सर का मतलब कहीं पे भी आप पढ़ें तो इसका मतलब आप समझ लीजिए रॉ मटेरियल। ठीक है, तो प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, विटामिन डी, बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये सब कोलेस्ट्रॉल से ये सारी चीजें जो है फॉर्म होती हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, दिस इज 1 2 3 4, तो ये सारे के सारे फ्यूज्ड, 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बन चेन भी प्रेजेंट है एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड जो है इस इमेज में प्रेजेंट है। ठीक है, हेल्थ एस्पेक्ट की बात करें, एक्सेस, अगर कोलेस्ट्रॉल आप एक्सेस में खाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो यहाँ पे आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी होगी एंड हार्ट डिसीजेस। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही जो है हार्ट अटैक्स आते हैं। ओके, तो ये सब के बारे में हम जो है फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Living organisms have a number of carbon compounds in which heterocyclic rings can be found. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट हैं। ओके, लेकिन इनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होते हैं, ठीक है, देखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, any biomolecule contain rings made up of carbon and other element like nitrogen। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, जैसे ये एक जैसे हम फॉर एग्जांपल बेंजीन, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यू रिमेम्बर ना। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पे बनाती हूँ। ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन कुछ कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि
हेट्रोसाइक्लिक रिंग हम उसको कहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे ये नाइट्रोजन आ गया, फिर मैंने स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे और नाइट्रोजन आ गया या कोई अदर एलिमेंट हो गया, तो ये भी एक क्या हो गया, रिंग। तो इसको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा भी अदर जो एलिमेंट है वो क्या है, प्रेजेंट है। इसीलिए मैं इसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहूंगी। और जो जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, मैं रिंग की बात कर रही हूँ, इसके बाहर आप ऐसे NH2 भी लगा लोगे, ठीक है, इसके बाहर आप OH भी लगा लोगे, तो भी ये जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब उस रिंग के अंदर जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो जो है अनदर एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, दैट इज द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। यहाँ तक बात समझ में आई? Now, some of these are nitrogenous bases: adenine, guanine, cytosine, uracil and thymine. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजिनस जो बेसिस होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, बेसिस फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। और ये जो नाइट्रोजिनस बेस है वो आपको न्यूक्लिक एसिड में देखने को मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड कौन होता है, DNA एंड RNA। DNA एंड RNA को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस है इसको हम क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है पायरिमिडीन और एक होता है क्या, प्यूरिन्स होता है। ठीक है, पायरिमिडीन में कौन कौन आता है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो साइटोसिन को मैं C से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है, करते हैं। थाइमिन को T से एंड यूरेसिल को U से। अब देखो, ये जो थाइमिन है ये सिर्फ और सिर्फ DNA में प्रेजेंट होगा, RNA में प्रेजेंट नहीं होगा। और ये जो यूरेसिल है वो सिर्फ और सिर्फ RNA में प्रेजेंट होगा। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ अब हम प्यूरिन्स की बात करते हैं। प्यूरिन में आपका एडेनिन एंड ग्वानिन जो है आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? तो पायरिमिडीन एंड प्यूरिन जो है आपको याद होने चाहिए। ओके, एंड एडेनिन को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ when found attached to a sugar they are called nucleosides। जब नाइट्रोजनस बेस शुगर से अटैच होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ओके, देखो अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड में कौन होगा, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। ठीक है, अब इसको इसको हम क्या कहते हैं, या तो राइबोस कहेंगे या डीऑक्सी राइबोस कहेंगे। नो फॉस्फेट ग्रुप, कोई भी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एडिनोसिन कहेंगे। नाइट्रोजनस कौन है, यही साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन है। तो अगर एडेनिन के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है तो एडिनोसिन कहूंगी। ग्वानिन के साथ ग्वानोसिन, साइटोसिन के साथ अगर है तो मैं इसको साइटिडीन कहूंगी। अगर वो किसके साथ है, यूरेसिल के साथ, तो यूरिडीन कहूंगी। एंड थाइमीन के साथ है तो इसको मैं क्या कहूंगी, थाइमीडीन कहूंगी। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, देखो। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड से पहले नाइट्रोजनस बेस देख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे तो एडेनिन, एडेनिन क्या है, प्यूरिन है। एंड यूरेसिल, यूरेसिल क्या है, पायरिमिडिन है। ये यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आपको RNA में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हेट्रोसाइक्लिक, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रोजन। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रोजन। तो एक रिंग में कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है, तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहेंगे। ठीक है, एडेनिन, प्यूरिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको टू हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिलते हैं। प्यूरिन्स में क्या होता है, टू हेट्रोसाइक्लिक रिंग। यहाँ तक बात समझ में आई? Okay. अब हम यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड हम किसको कहेंगे, यहाँ पे देखो, एडेनिन, एडेनिन क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस। और ये जो पार्ट है ये क्या है, शुगर। ये क्या है, शुगर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर में जो है यूरिडीन का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यूरेसिल, नाइट्रोजनस बेस, और ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुगर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड्स। यहाँ तक बात समझ में आई? ये सारे जो टर्म्स है वो आपको याद होने चाहिए। Now, if a phosphate group is also found esterified to this sugar, they are called nucleotides। अगर जो है बेस है, शुगर है और उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है तो मैं उसको क्या कहूंगी, न्यूक्लियोटाइड कहूंगी। ठीक है, फॉस्फेट इज एस्टेरिफाइड टू शुगर। यहाँ पे भी फॉस्फेट जो है शुगर के साथ एस्टेरिफाइड होता है, एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, वहां पे एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, जिसको हम पढ़ेंगे फॉस्फो एस्टर एंड फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड के नाम से, लेकिन हम उसको क्लास 12th में पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब देखो, एडिनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड। अब हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं। देखो, ये क्या हो जाएगा, एडेनिन, नाइट्रोजनस बेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एडिनिलिक एसिड का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो मैंने हार्ट शेप में बनाया है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। और जो बाकी जो बचा रिमेनिंग वो क्या हो जाएगा,
शुगर। ओके, शुगर ग्रुप जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्रोडक्ट्स होंगे, तो जिसको इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, यही ये क्या होता है, यूनिट होता है डीएनए एंड आरएनए का। तो डीएनए एंड आरएनए में जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है मिल करके क्या बनाते हैं, डीएनए और आरएनए फॉर्म करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। Adenosine, guanosine, thymidine, uridine, and cytidine are nucleosides. Yes. And adenalic acid, thymidalic acid, guanylate acid, uridalic acid, and cytidalic acid are nucleotides. तो ये चीज हमने देखी. Now, nucleic acids like DNA and RNA consist of nucleotides only. ओके, तो यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए आरएनए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। न्यूक्लियोटाइड में कौन आता है, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है। डीएनए एंड आरएनए फंक्शंस एज जेनेटिक मटेरियल। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए आरएनए, वो क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, उसमें जीन्स होती है। ठीक है, जितने भी बॉडी में फंक्शंस होते हैं वो यही कंट्रोल करते हैं। ओके। और डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से, नॉट न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स में जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तब वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और ये जो है यूनिट होगा किसका, जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड का। ओके। डीएनए मोस्टली इन न्यूक्लियस, सम इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो डीएनए का लोकेशन अगर आप कहें तो वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रेजेंट होंगे। आरएनए की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, राइबोसोम में प्रेजेंट होगा, एंड न्यूक्लियोलस में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है, विच इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोलस था वो क्या कर रहा था, वो राइबोसोम बना रहा था। ठीक है, न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम फैक्ट्री भी कह रहे थे। तो और राइबोसोम किससे बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से ही बना होता है। इसीलिए ये जो आरएनए है वो आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस में जो है देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ, तो ये क्या हो गया, फिगर 9.1, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग टिश्यू। तो सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग टिश्यू इस इमेज में थे, फिगर 9.1, उन सबको हमने डिटेल में देख लिया है। आपको जो है अच्छे से याद करना, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया उसको आप उसको साइड में लिख सकते हैं। ओके। नाउ, अब हम आगे बढ़ते हैं 9.2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। The most exciting aspect of chemistry deals with the isolating thousands of compounds, small and big, from living organism, determining their structure and if possible synthesizing them. ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि केमिस्ट्री में मोस्ट एक्साइटिंग जो थिंग होती है वो ये होती है कि केमिस्ट्री में हम डील करते हैं बाई आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स। पहले तो हम उसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, स्मॉल एंड बिग, फ्रॉम दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, माइक्रोब्स भी आएंगे। ठीक है। उसके बाद हम उनका डिटरमाइन करेंगे क्या, स्ट्रक्चर, एंड अगर पॉसिबल हो तो उसको हम कैसे बनाए, हाउ टू सिंथेसाइज दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, हम ये चीज भी वहां पे देखते हैं, किसमें, केमिस्ट्री में। ठीक है। तो केमिस्ट्री इज दी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री में बहुत मजा आएगा। ओके। तो नाउ, if one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acids, sugars, etc. ठीक है। तो अगर आप बायोमोलिक्यूल्स का क्या करने जाएं, लिस्ट बनाने जाएं, तो आपको उसमें thousands of organic compounds देखने को मिलेंगे, including amino acid, sugar and etc. ठीक है। For reasons that are given in section 9.10, we can call these biomolecules as metabolites. ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेटाबोलाइट्स की। ठीक है। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स है उसको हम मेटाबोलाइट्स क्यों कह रहे हैं, मेटाबोलाइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो अल्टीमेटली किस में काम करते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं, फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे कैनाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है। ठीक है। तो कैनाबॉलिज्म में क्या होगा, यहाँ पे जो चीजें हैं वो टूटेंगी,
एनाबॉलिज्म में क्या होगा, जो टूटी हुई जो चीज है, ठीक है, यहाँ कैनाबॉलिज्म में जो टूटी हुई जो चीज है वो आपस में मिल करके न्यू चीजें जो है फॉर्म करेंगी, जो भी जरूरत की चीजें हैं सेल्स में वो उसको क्या करेंगी, फॉर्म करेंगी। यहाँ तक बात समझ में आई। तो बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या करती हैं, केमिकल रिएक्शंस, जो भी बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसमें जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई, दैट बायोमोलिक्यूल्स इज द मेटाबोलाइट्स। नाउ in animal tissues, one notices the presence of all such category of compounds shown in figure 9.1। तो animal tissues में जो figure 9.1 में जो शो किया गया है वो सारे के सारे कंपाउंड जो है प्रेजेंट होते हैं। These are primary metabolites और इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जो कि फिगर 9.1 में प्रेजेंट है, आप जाकर के देखिए। However, when one analyzes plant, fungal and microbial cells, one could see thousands of compounds other than these primary metabolites। ठीक है, तो जब आप प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स की में एनालिसिस करेंगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स जो है देखने को मिलेगा, जो कि अदर देन दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड जो है आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि एल्केलॉइड्स हो गया, फ्लेवेनॉइड्स हो गया, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट्स, सेंट्स, गम्स एंड स्पाइसेस। ठीक है, these colored pigments, scents, gums, spices, these are called secondary metabolites। इनको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, secondary metabolites। While primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological process, we do not at the moment understand the role and or function of all the secondary metabolites in host organisms। Okay, तो यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसको बोला जा रहा है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का आइडेंटिफाइबल फंक्शन है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड वो फंक्शन क्या है, रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो जो भी हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है उसमें जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ऐसा कोई भी नोन फंक्शन नहीं पता लगा है अभी तक। ठीक है, लेकिन वो क्या है, many of them are useful to human welfare। बहुत सारे जो हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट्स। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। इन द लेटर चैप्टर एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और आगे हम जब चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे तो हमको इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, नाउ ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ये क्या हो गए, फिर इनका डेफिनेशन अगर हम देखें, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ। तो ये डायरेक्टली ग्रोथ में क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं डेवलपमेंट में एंड रिप्रोडक्शन में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन सेल्स में मिलते हैं, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर ये नहीं होंगे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, क्वांटिटीज बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होगा। सेम इन दी मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म में सेम ही होते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड विच इज डीएनए एंड आरएनए। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। तो ये जो कंपाउंड्स है वो आपको ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और इनकी एब्सेंस में आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में आजकल आप देखे होंगे कि आपको प्रोटीन इंटेक जो है बहुत बोला जाता है कि आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट होना चाहिए, फाइबर इंटेक कंप्लीट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके बॉडी में इनफ प्रोटीन ही नहीं होगा तो आपके जो बॉडी फंक्शंस है वो अच्छे से होंगे ही नहीं, आपको फिर तरह तरह की बीमारियां होने लगेंगी। आपको बोला जाता है कि अमीनो एसिड, आपका जो है अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ये बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि अगर आप जो है प्रॉपर एसेंशियल जो अमीनो एसिड है उसको अगर आप नहीं खाओगे तो आपको तरह तरह की बीमारियां फिर से होने लगेंगी। यहाँ तक बात समझ में आई। इसीलिए आपका जो खाना जो है वो भले ही कम हो लेकिन वो न्यूट्रिटिव होना चाहिए, पोषण से भरा हुआ होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, रोल की अगर हम बात करें, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फॉर दी मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, जैसे कि ग्लूकोज, 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 ये बहुत सारे ग्लूकोज मिल करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, ग्लाइकोजन बनाएंगे। ठीक है,
तो ग्लाइकोजन क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ग्लूकोज क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है। यहाँ तक बात समझ में आई? इसीलिए यहाँ पे लिखा है एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर दी मैक्रोमोलिक्यूल्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें, नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ और सर्वाइवल। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो डायरेक्टली रिक्वायर्ड नहीं होता ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, बट हैव इकोलॉजिकल रोल्स। कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन स्पेसिफिक सेल और टिश्यू, ठीक है। नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, यहाँ पे अगर इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ना भी हो किसी ऑर्गेनिज्म में तो भी चलेगा। प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स में प्रेजेंट प्रोड्यूस होते हैं। वेरी बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। सो दैट इज द होल पॉइंट दैट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो फॉर्म होते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो उनके वो जो है प्रीडेटर से बचने के लिए बनाएंगे या फिर फॉर सम रीजंस वो बनाते हैं, इनका जो फंक्शन है वो अच्छे से पता नहीं है। ओके। रोल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो ये क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स फॉर्म करते हैं। टेबल 9.3 में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में दिया गया है, एंड दिस टेबल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेबल से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो जैसे पिगमेंट्स हैं, ये भी आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आएंगे, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन। एल्केलॉइड्स जो है मॉर्फिन एंड कोडेनिन, ठीक है। और ये जो एल्केलॉइड है वो एज अ ड्रग भी यूज किया जाता है, जिसको हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। ओके। अब यहाँ पे क्या है? टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स में कौन आता है? मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स। एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स एबरीन एंड रिसिन या लेक्टिन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉनकैनवालिन ए। ड्रग्स की बात करें, विनब्लास्टिन एंड कुर्क्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस की बात करें, रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज। ओके। तो ये जो टेबल है ये आपको याद होना चाहिए कि पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस कौन है, ड्रग्स कौन है, ठीक है। ड्रग्स में जैसे विनब्लास्टिन आता है, कुर्क्यूमिन आता है, टॉक्सिन में एबरीन एंड रिसिन आता है। ओके। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि ये जो एल्केलॉइड्स हैं, अब आपसे पूछा जाएगा मॉर्फिन एंड कोडेनिन आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, बायोमोलिक्यूल्स और व्हाट, ठीक है। तो आपको टिक करना होगा किसमें? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। नाउ अब यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बीच में डिफरेंस दिया गया है। रोल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? हेल्प करता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में डिफेंस एंड इंटरेक्शन, डिफेंस एंड इंटरेक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे रबर, गम एंड सेल्यूलोज कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट, ठीक है। तो ये जो प्लांट है वो अपने जो है डिफेंस एंड सम अदर काइंड ऑफ इंटरेक्शन के लिए वो फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। एसेंशियल की बात करें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट एसेंशियल है, अगर ये नहीं होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट एसेंशियल नहीं है। क्वांटिटी की बात करें, प्राइमरी मेटाबोलाइट लार्ज क्वांटिटी में फॉर्म होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्मॉल। अकरेंस, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और ऑर्गेनिज्म में और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या फिर टिश्यू में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एटीपी एंड डीएनए। एंड सेकेंडरी का हमने देखा ही मॉर्फिन, रबर, पिगमेंट्स। ओके। नाउ अब यहाँ पे आता है क्या? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। There is a one feature common to all those compounds found in the acid soluble pool. They have molecular weights ranging from 18 to around 800 Daltons approximately. ठीक है। अब देखो हमने वहां पे थिक स्लरी पढ़ी थी। थिक स्लरी को हमने क्या किया था? छाना था, उससे हमको एक मिला एसिड सॉल्युबल पूल और एक मिला एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। अब जो एसिड सॉल्युबल पूल में जितने भी हमारे पास कंपाउंड है उनका यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 टू 800 जो है डाल्टन जो होता है, ठीक है। डाल्टन से यहाँ पे होता है, डाल्टन जो है मेजरिंग यूनिट है। ओके। तो एसिड सॉल्युबल पूल का यहाँ पे 18 टू 800 डाल्टन जो है आपको देखने को मिलता है क्या? मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं? पहले इसको पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम इसमें आएंगे। ओके। तो देखो ये जो बायोमोलिक्यूल है इसको हम क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है माइक्रोमोलिक्यूल जिसको हम सिंपली बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं, और एक होता है क्या? मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ तक बात समझ में आई? दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब देखो
ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? एसिड सॉल्युबल पूल में। और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। ओके, तो जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो एसिड में डिसॉल्व नहीं होते, तो जो भी चीज क्लॉथ या कॉटन से हम जो उसको स्ट्रेन कर रहे थे तो वो उसी में रह जा रहा था। ओके, और एसिड सॉल्युबल पूल में जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो एसिड के साथ नीचे कंटेनर में इकट्ठा हो गए थे। साइज की बात करें तो ये माइक्रो है तो स्मॉल होगा और मैक्रो है तो लार्ज होगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन एसिड एंड मैक्रोमोलिक्यूल जो है इनसॉल्युबल इन एसिड। विच एसिड? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, Cl3C C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ये आपको याद रखना है, इट इज नॉट 18, इट इज 18। ठीक है, 18 to 800 डाल्टन होते हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो वो ये 1000 डाल्टन से क्या होता है? ज्यादा होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, मोर देन 1000 डाल्टन। एग्जाम्पल्स की बात करें, अमीनो एसिड, शुगर्स, विटामिन्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन आएगा? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। न्यूक्लिक एसिड में कौन आएगा? डीएनए एंड आरएनए, लिपिड्स एंड पॉलीसेकेराइड। सो दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन आते हैं। रोल की बात करें तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में जो है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट जो है, ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो भी काम है उसको जो है, सेल का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल काम है वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। कौन? मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक। अब देखो, द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि हमने देखा, विच इज प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए दोनों आ जाएंगे, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। These classes of compounds, with an exception of lipids, have molecular weight in the range of 10,000 Daltons and above. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एसिड इंसॉल्युबल पूल में ये जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड प्रेजेंट है, इनका जो मॉलिक्यूलर ओके, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होगा? रेंज फ्रॉम 10,000 डाल्टन एंड अबव। तो यहाँ पे कितना होगा? ये 10,000 डाल्टन से ज्यादा होगा। ओके, एक्सेप्ट लिपिड, एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। और वो एक्सेप्शन क्यों है हम ये आगे देखेंगे। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर ऑफ टू टाइप्स। तो इसीलिए फिर बायोमोलिक्यूल्स क्या है? केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन, दोज विच है मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन। ठीक है, जिनका जो है मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन के नीचे हो, and are usually referred to as micromolecules or simply biomolecules, while those which are found in acid insoluble fraction are called macromolecules or biomicromolecules। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करेक्शन होगा। क्या करेक्शन होगा कि जो एसिड सॉल्युबल पूल में जो माइक्रोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं, इनका 80 to 800 डाल्टन जो है मॉलिक्यूलर वेट होगा, विच इज लेस देन 1000 डाल्टन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा उसका यहाँ पे क्या लिखा है? रेंजेस फ्रॉम दी 10,000 डाल्टन एंड अबव। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 10,000 डाल्टन से ये क्या होगा? या तो 10,000 डाल्टन होगा या फिर अबव। ठीक है, 10,000 डाल्टन के इक्वल और अबव। यहाँ तक बात समझ में आया कि माइक्रोमोलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा? लेस देन 1000 डाल्टन, रेंजिंग फ्रॉम 80 टू 18, नॉट 80, 18 टू 800 डाल्टन। एंड जो मैक्रोमोलिक्यूल है उसका 10,000 डाल्टन या फिर 10,000 डाल्टन के अबव। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये हमको समझ में आया कि कैसे जो है एसिड सॉल्युबल पूल में जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं, और एसिड इनसॉल्युबल पूल में बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? और ये जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है उसमें कौन कौन आएगा? प्रोटीन आएगा, न्यूक्लिक एसिड आएगा, पॉलीसेकेराइड आएगा एंड लिपिड्स आएगा। अब एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स क्यों लिखा है यहाँ पे, हम उसको देखते हैं। देखो, the molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substances। ठीक है, अब देखो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस क्या है? तो जो भी एसिड इनसॉल्युबल पूल या फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो भी सब्सटेंसेस आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होंगे। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है? वो पॉलीमर होते हैं। ठीक है, और पॉलीमर किससे बने हुए होते हैं? मोनोमर से बने हुए। किससे बने हुए होते हैं? मोनोमर से। जैसे कि ये जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है? पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड का मतलब यहाँ पे होता है क्या? जैसे यहाँ पे ये एक तरह का एमिनो एसिड है, ये दूसरी तरह अमीनो एसिड,
एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ये इतने तरह के एमिनो एसिड है, ये आपस में से बॉन्ड बनाएंगे। अब ये बॉन्ड बना के ये पर्टिकुलर एक तरह का क्या बना लिए, प्रोटीन बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक सिंगल एमिनो एसिड है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोमर हो जाएगा, और ये जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा। तो इसी को मैं क्या कह दूंगी यहाँ पे, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस कह दूंगी। यहाँ तक बात समझ में आई। तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स आ रहे थे वो सारे के सारे क्या है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं। जैसे कि प्रोटीन, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मैंने आपको बताया था जो डीएनए एंड आरएनए होते हैं उनका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, जिसमें नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है एंड फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ तक बात क्लियर हुई नाउ। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ऑफ लिपिड है। एक्सेप्शन ऑफ लिपिड इसलिए है क्योंकि ये जो है पॉलीमर नहीं होते हैं और इनका जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होता है लेस देन 800 डाल्टन। ओके, नाउ then why do lipids whose molecular weights do not exceed 800 डाल्टन, मतलब 800 डाल्टन से वो ज्यादा नहीं है, come under acid insoluble fraction, that is macromolecular fraction। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एसिड इनसॉल्युबल पूल में ये जो लिपिड है वो क्यों आ रहा है, जबकि वो पॉलीमर नहीं है, ठीक है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस नहीं है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 800 डाल्टन से कम है। एसिड इनसॉल्युबल पूल का जो मॉलिक्यूलर वेट था वो कितना था यहाँ पे, 10,000 डाल्टन, ओके, और अबव। लेकिन यहाँ पे ये जो लिपिड है इसका तो लेस देन 800 डाल्टन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है, डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। ठीक है, फिर भी ये लिपिड जो है इस एसिड इनसॉल्युबल पूल में कैसे आ रहा है, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर देखेंगे। देखो, पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर पहले हम इसको समझेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी में रीड करेंगे। लिपिड्स, तो लिपिड्स क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट है, ओके। लिपिड्स कहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं, बॉडी में, सेल मेम्ब्रेन में, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि लिपिड कहाँ मिल रहे हैं, ओके। अब हमने क्या किया, लिविंग टिश्यू लिया, उसको क्या किया, ग्राइंड किया। अब ग्राइंड करने के बाद क्या होगा, लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करेंगे तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो पीसेस में क्या हो जाएंगे, ब्रोक, ठीक है, ब्रोकन इनटू पीसेस। अब क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट से फॉर्म वेसिकल्स, वेसिकल्स मतलब समझते हैं ना, इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर, विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल। अब देखो, जो लिपिड्स हैं वो जो है वाटर सोल्यूबल है क्या, नहीं है। तो क्या होंगे, ये जो फ्रेगमेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन है, जो भी मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स है वो वेसिकल्स फॉर्म कर लेंगे जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं होंगे। तो ये क्या होंगे, गेट सेपरेटेड अलोंग विद दी एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो जो भी एसिड इनसॉल्युबल पूल था उसके साथ ये जो वेसिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और वो फिर किस में आ जाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में आ जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, किस में आ जाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में आ जाते हैं, और इसीलिए लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो लिपिड्स यहाँ पे स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है स्ट्रिक्टली पॉलीमर नहीं होते, ठीक है, मोनोमर से बने हुए होते हैं लेकिन पॉलीमर नहीं होते। एंड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट इनका होता है लेस देन 800 डाल्टन। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि कैसे जो है ये जो लिपिड है मॉलिक्यूलर मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये जो है जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का जो यहाँ पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के जो फ्रेगमेंट्स है वो वेसिकल फॉर्म कर लेते हैं, इस तरह से लार्ज वेसिकल्स, और ये जो वेसिकल्स हैं वो जो जो चीज क्लॉथ जो स्ट्रेन कर रहे थे हम, उसमें क्या होता है, वो उसमें फंस जाता है, इसीलिए वो मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में आ जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड। लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। तो लिपिड्स का यहाँ पे स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट है। Compounds and are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membranes। ठीक है, तो लिपिड जो है बॉडी में ऐसे भी प्रेजेंट होते हैं और मेनली वो सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। When we grind a tissue, we are disrupting the cell structure। जब हम ग्राइंड करते हैं तो सेल स्ट्रक्चर को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड other membranes are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन जो है पीसेस में ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एंड वेसिकल फॉर्म करते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular function। तो ये जो वेसिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एसिड इंसॉल्युबल पूल में और वो आ जाते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर फंक्शंस में। एंड लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ओके।
तो क्या लिपिड्स एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है? यस, आता है मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में। लेकिन क्या लिपिड जो है स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल है? नहीं है। ओके, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स लिखा हुआ है। यहां तक बात समझ में आई? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। The acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition। ठीक है, तो एसिड soluble pool में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन देखने को मिलेगा। The macromolecules from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction। ठीक है, तो जो भी मैक्रोमोलिक्यूल जो है कहाँ से आएंगे? साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल जो थे उनसे जो है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो मैक्रोमोलिक्यूल जो है वहां पे आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। Together, they represent the entire chemical composition of living tissue or organism। तो एसिड soluble pool में जितने भी जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो दोनों मिल करके माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन? माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल दोनों मिल करके यहाँ पे क्या करते हैं? पूरा का पूरा जो केमिकल कंपोजिशन है किसका? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, in summary, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view, arrange them class-wise, and we observe that water is the most abundant chemical in living organism। That is important one। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि in summary अगर हम chemical composition of living tissue को abundance के तौर पर कि कौन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है इस तरह से अरेंज करें, तो हम ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे कि वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर ऐसा है जो कि मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल है। वाटर इज द केमिकल। ओके, तो कंपोनेंट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास, ठीक है, तो वाटर यहाँ पे क्या है? 70 to 90% सबसे ज्यादा, प्रोटीन्स 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड में दोनों आएंगे। ठीक है, डीएनए ब्रैकेट में आप वहां पे लिख लो, एंड आरएनए। आयंस की बात करें 1। तो इसका अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा? वाटर, फिर प्रोटीन, देन प्रोटीन के बाद यहाँ पे 5 to 7 जो न्यूक्लिक एसिड है वो आएगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बाद यहाँ पे कौन आएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद यहाँ पे क्या आएंगे? लिपिड्स। लिपिड्स के बाद ओके, लिपिड्स आएंगे, फिर उसके बाद आयंस। और डिक्रीजिंग, और ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो आप इसको इस तरह से क्या कर देंगे? उलट देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो आपको जो है ये सेल कंपोजिशन वाला ये जो परसेंटेज है ये आपको जरूर से याद होना चाहिए। साथ ही ये आपको जो है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।